बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका शो कारी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। एक तस्वीर से शुरुआत कर रहा हूं व्यूअर्स, देखिएगा जरा आप। गाजीपुर उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। मुख्तार अंसारी मर गया और उसके बाद आपने बहुत तरीके के बयान सुने थे, कैसे मौत हो गई, जहर दिया क्या, पोस्टमार्टम यहाँ यूपी के डॉक्टर से नहीं कराएंगे, दिल्ली का डॉक्टर पोस्टमार्टम करेगा। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी, तब भी कुछ लोगों को तसल्ली नहीं हुई है। अब उसके घर पर नेताओं के पहुंचने का रेला चल रहा है। रेला ओवैसी पहुंचते हैं और ओवैसी कहते हैं जब से मैं मुख्तार अंसारी के घर गया हूं लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव पहुंचे हैं अभी अभी, आप जरा उनकी तस्वीर भी देख लीजिए। क्यों भाई इतना प्रेम है मुख्तार अंसारी से? ये बात सही है कि उनका भाई जो है उम्मीदवार है उनका गाजीपुर से, लेकिन क्या बताता है ये हमारे देश के नेताओं की साइकी, क्या बताता है इसके बारे में? और फिर यही लोग जो हैं वो आइकॉन बन जाते हैं, यही लोग जो हैं फिर वो हीरो बनाए जाते हैं। फिर जो है एक आम बच्चा मुसलमान घर के अंदर जो पैदा हुआ देखता हो, ये 6.5 फुट का मुख्तार अंसारी था, इतनी बड़ी मूंछें रखता था, ताव देता था, इसके पास AK-47 थी। ये ऐसे जो है कल्ट क्रिएट किया जाता है। और किसके लिए? माफिया के लिए। क्यों नहीं ये बात छोटी सी हमारे नेता जो हैं वो समझ पाते हैं? क्या ये तस्वीर क्या बता रही है समीर जी? सर ये बताता है कि कैसी राजनीतिक मजबूरी है राजनीतिक दलों की। और अखिलेश यादव को देखिए, आज अखिलेश यादव की तो मजबूरी है। मुख्तार के भाई अफजल अंसारी तो चुनाव लड़ रहे हैं गाजीपुर से। आज तो मुख्तार मर गए, लेकिन जब जिंदा थे तब भी उनके वोट बैंक के लिए, उनके सहयोग के लिए पार्टी उन्हें टिकट देती रही, विधायक बनाती रही, उनके कहने पे ट्रांसफर पोस्टिंग करती रही, ठेके में उनकी मनमानी चलती रही। और जब चाहते थे जिस पार्टी में बसपा हो चाहे सपा हो, चाहे फिर अपनी कौमी एकता दल बना लेते थे और चुनाव लड़ते थे, अपनी गुंडागर्दी करते थे। मुझे लग रहा है अब समय आ गया था। और अब सिर्फ मुख्तार अंसारी का नहीं, अतीक अहमद की जब हत्या हुई थी, हाँ, उस समय भी किस तरीके से आंसू बहाए गए थे। उस समय का बसपा प्रमुख मायावती का बयान देख लीजिए, उस समय कांग्रेस के नेताओं के बयान देख लीजिए, उस समय अखिलेश यादव का बयान देख लीजिए कि किस तरीके से वो अतीक अहमद को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उसे राज्य सरकार की तरफ से मारा गया है। मुझे लग रहा है ये बता रहा है कि एक जो बड़ा वर्ग है, जो उनका जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है उनके पार्टी का, उनके हाथ से वो निकल ना जाए। और 2024 में उस वोट बैंक को बचाने के लिए, चुनाव में उसका वोट बैंक लेने के लिए अखिलेश यादव को आज लखनऊ से उनके घर तक जाना पड़ रहा है। मैं बस छोटी सी स्वाब बात ये पूछ रहा हूं, क्यों है ये इतना मुश्किल समझना कि ये भाई समाज के लिए हमारे ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है? आप वैलिडेट नहीं कर सकते मुख्तार अंसारी को, नॉर्मलाइज नहीं कर सकते मुख्तार अंसारी को। और मैं जानता हूं इस बात को कि नौजवान, खासतौर पर कम उम्र के जो लड़के बच्चे हैं, वो कुछ ऐसे लोगों की हीरो वर्शिप करते हैं। आप देखिए, आप जरा एक तुलना कीजिए। विकास दुबे का जब इनकाउंटर हुआ था तो उनकी अंत्येष्टि में कितने लोग हिंदू समाज के नाम पर या ब्राह्मण समाज के नाम पर, मैं फिर कह रहा हूं और थोड़ा सा आगे जाकर के, कितने लोग उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने गए थे? ये अंतर बताता है। मुख्तार अंसारी को ये मुसलमानों के नायक के रूप में ये बताने जा रहे हैं और ये स्थापित कर रहे हैं, जो नेता जा रहा है उसको स्थापित कर रहा है। नेता उनको वैलिडेट कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये नायक था तुम्हारा, तुम लोगों का हीरो था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मरवा दिया है। उन्होंने कहा शक पैदा किया। ये कितना खतरनाक है, ये कितना खतरनाक है। यही वो मुख्तार अंसारी था जिसने हजारों मुसलमानों को, नवयुवकों को, हिंदू नवयुवकों को यानी कि अपराध की दुनिया में शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया और उसमें झोंक दिया। मुसलमानों हिंदू दोनों को किया, सबको किया। मैंने इसलिए कहा दोनों को किया। ऐसे आदमी को जब आप एक समाज के नायक के तौर पर प्रस्तुत करते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी उस कम्युनिटी का वोट बैंक लेने के लिए, वोट बैंक स्थापित करने के लिए, उसके पोलराइज करने के लिए वोटों को ऐसे लोगों को खड़ा करती है, तो ये देख लिए देश की ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए नहीं, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अच्छा चलिए, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं कि क्या नायक कौन होगा भाई समाज का, मुख्तार अंसारी तो नहीं होगा ना। अब मैं आपको हैदराबाद लेकर के चलता हूं। ओवैसी साहब जो है वहां से चुनाव लड़ते हैं। हैदराबाद में अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है, वोटर है वहां पर। भारतीय जनता पार्टी ने एक खांटी हिंदुत्ववादी नेत्री को वहां से उतारा, माधवी लता उनका नाम है। आपकी अदालत में मेहमान थी रात 10:30 बजे, फिर आप एपिसोड देखिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह एपिसोड सोशल मीडिया पर शेयर किया है, माधवी लता की तारीफ करते हुए, आपकी अदालत प्रोग्राम की तारीफ करते हुए। आप जरा एक बार माधवी लता की बात आप सुन लीजिए, मैं फिर दोहरा देता हूं। खांटी हिंदुत्ववादी नेता हैं, काम करती हैं मुसलमानों के बीच में। सुनिए इनको। की लड़की को एक 70 साल की इंसान से शादी होता है अरब से,
क्या लड़की अपनी घर की लड़की भी लड़की नहीं होती? ये मजहब कहाँ से आया साहब, जो गरीबी में दलदल में 2 बार 3 मूछी मुंडवाकर छोटे पैंट डालने से कोई मुसलमान नहीं बनते साहब। हमारा मोदी साहब असल इस्लाम के बारे में बात करे जब 99 नाम जो अल्लाह के हैं, उर रहमान रहीम जो कहता है कि दयालु और दया गुणवान है अल्लाह, ऐसा है एक मजहब इस्लाम जो सिर्फ प्यार करना जानते हैं। वो है हमारे मोदी साहब जो ट्रिपल तलाक को निकालकर मजहब ना देखते हुए एक औरत के आंसू का कदर क्या हुआ। एक ऐसी नेता जो पहनावे में, बोलने में हर तरीके से हिंदू धर्म ओढ़े हुए है, बात कर रही है इस्लाम की, ये मोदी की उम्मीदवार हैं ओवैसी के सामने। देखिए, हिंदू नेता तो ऐसे बहुत मिल जाएंगे, खांटी मुस्लिम नेता कितने ऐसे मिलेंगे जो ऐसे ही कहें कि शिव, कृष्ण, राम, वो कितने मिलेंगे, ये सवाल है। और भारतवर्ष की धरती पर असली मुश्किल यही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और अभी प्रोफेसर रागी ने एक बहुत बड़ी बात कही, वो आप लोगों को फिर से ध्यान से सुनना चाहिए कि हम तो वो लोग हैं जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही परिवार में कोई सुबह उठ के राम का भजन सुनता है, कोई कृष्ण का सुनता है, कोई शिव तांडव स्तोत्र करता है, कोई दुर्गा सप्तशती करता है, कोई बीजनाशक करता है, मतलब कुछ भी कोई करता है, लेकिन किसी के मन में किसी के लिए कुछ और नहीं होता। वहां इस्लाम में ही है शिया, सुन्नी, अहमदिया, पठानिया, बोरा, मतलब कितने हैं बोलते थक जाएंगे। और हम तो गर्व से कहते हैं ना कि जितने फिरके हैं, जितने 36 के आसपास फिरके कहे जाते हैं इस्लाम में, वो सब भारत की धरती पर है। माधवी लता बिल्कुल दुरुस्त बात फरमा रही। सवाल यहां ये है कि क्या इस देश के मुसलमानों को ये बात समझ में आएगी? दुनिया तो समझ चुकी है। दुनिया के मुसलमान को भारतवर्ष को लेकर, हिंदुस्तान को लेकर कोई भ्रम नहीं है। यह भ्रम यहां के मुसलमानों को अपने दिमाग से निकालना है। और फिर से मैं कह रहा हूं, किसी को भारत में इस्लाम या कोई मजहब मानने में, नमाज या कोई पूजा उपासना करने में, किसी तरह का त्योहार मनाने में कोई समस्या नहीं। समस्या तब है जब दूसरे की तरफ आप उंगली करके, टीज करके त्योहार करना चाहते हैं, इशारा करके बताना चाहते हैं, हमने पीट दिया करके बताना चाहते हैं, तब वहां मुश्किल होती है। और माधवी लता जैसे लोग अगर ओवैसी के सामने खड़े हैं तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि अगर उन बच्चियों को ये बचा रही हैं तो कुछ मुसलमान इनके साथ उसी ताकत से खड़े होंगे। आप ओवैसी को क्या मानते हैं? ओवैसी को आप नेशनलिस्ट नेता, नेशनलिस्ट मुसलमान कतई नहीं, ये भ्रम नहीं पालना चाहिए। ओवैसी कट्टर इस्लामिस्ट लीडर है। कई बार आप उनकी बातों के उसमें हंसते हैं क्योंकि वो हर बात में संविधान कोट करते हैं। उनको पता है ओवैसी एक चतुर सुजान नेता है। वो ठीक मोहम्मद अली जिन्ना है। जिन्ना भी सब यही सब करते हैं। ये बड़ी तोहमत है, ये बड़ी तोहमत है। एक बड़े पत्रकार, उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, उन्होंने खुद बताया कि वो उनके यहां भोजन पर गए, अपनी पत्नी के साथ थे, लेकिन पत्नी के साथ, ओवैसी जी की पत्नी के साथ भोजन नहीं कर पाए, अंदर जाना पड़ा उनकी पत्नी को। असल बात यहां है। और ये मुसलमानों के रहनुमा है, ये मुसलमानों के लीडरान हैं। इसमें से क्या बात है? उनके परिवार का मामला है। अरे आप नहीं, हैदराबाद गैर मर्द के सामने, वो हैदराबाद में है समझिए ना, वो गैर मर्द के सामने उनकी पत्नी कैसे आके बैठ जाती है? आप इस जड़ता को समझिए। ये सिर्फ इतना भर नहीं है, उनके सामने माधवी लता लड़ रही है और कह रही हैं कि हम रामचंद्र कृपालु भजवन गाएंगे, और मुस्लिम बच्ची को अगर कोई 70 साल का शेख ले जाने की कोशिश करेगा तो हिंदुस्तान की बच्ची को हम जाने नहीं देंगे। ये माधवी लता है। ओवैसी कट्टर इस्लामिस्ट नेता, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह ही नहीं, इसमें जरा सा संदेह नहीं। मैं सिर्फ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूंगा, वो कैसे नेता हैं ये तो जनता को तय करना है। लेकिन अगर हम हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो 45-46% वोट पड़ता है सिर्फ, और उसमें से अगर हम बात करें तो 35% वोट जो है वो ओवैसी के खिलाफ भी पड़ता है। तो ऐसे में नेचुरल बात है, ठीक है, 35% वोट पड़ता है, और वहां पे जो जमीन है वो ऐसी है जो है जिसे बीजेपी जो है बुना सकती है। राहुल जी, एक मिनट जरा। मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। है तहसील है, वहां न्याय मिलेगा। ये जो भाषा बोली जा रही है, ये भाषा इसलिए बोली जा रही है कि वो वोट चाहते हैं, क्योंकि विकास किया नहीं, काम किया नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की दुख तकलीफ दूर नहीं हुआ, आय बढ़ी नहीं। किसान के सामने किस मुंह जाएगी सरकार?
नौजवानों को जो नौकरी छीन ली, पेपर लीक हुए, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इन घटनाओं से लाभ लेने के लिए सरकार कर रही है, या सरकार घटना करा रही है जिससे लाभ ले लें? क्योंकि उनके पास बेरोजगारी का सवाल जो खड़ा है उसका जवाब नहीं है। क्या पेपर नहीं लीक नहीं हुए? कोई सरकार ये बता दे इतने पेपर लीक हुए हों, 1, 2, 3, 4 पेपर नहीं, 9, 10 पेपर लीक हुए कि नौजवानों को क्या जवाब दोगे आप? मैं इनके भाषण सुन रहा हूं, पेपर लीक पर क्या बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे क्या बोल रहे हैं, अग्निवीर का जवाब क्या है इनके पास? इसलिए जानबूझ करके सरकार समाज में खाई बनी रहे, जाति धर्म दूरियां बनाए रखे जिससे वोट का लाभ लिया जा सके। ओवैसी साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि देखिए हम तो आ गए लेकिन अखिलेश यादव अभी वो नहीं पहुंचे। मैं इन बातों में नहीं उलझना चाहता हूं। इस परिवार का योगदान बहुत बड़ा है। इनके जो हमारे साथ दोनों साथी खड़े हैं, मनु अंसारी, उमर, इनके परदादा क्या स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता की आज़ादी में क्या योगदान नहीं रहा? क्या उनके दादा और नाना का बड़ा योगदान नहीं रहा? तो ये वो बातें हैं जिनको ये सरकार छुपाना चाहती है। सर डेफिनेटली ये वेल प्रतिष्ठित परिवार है। इस प्रतिष्ठित परिवार के तहत हमारा ये कहना है सर कि अभी बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक गजब बात कह दी अखिलेश यादव ने, बिल्कुल गजब बात कह दी। मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने गए थे और ऐसा हो सकता है कि उनकी कब्र पर भी जाएं। बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है, उनके परदादा बड़े नेता थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, मुस्लिम लीग से भी साथ जुड़े रहे। इनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हुए थे 47 की लड़ाई के अंदर। अच्छा, इस पे एक मैं रोक दूं थोड़ा सा। एक सेना के अधिकारी ने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखा है, चूंकि मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, उन्होंने कहा कि ब्रिगेडियर उस्मान से इनका बहुत दूर का रिश्ता था। चलिए ठीक है, जो लोग मामा नाना कहते हैं ना, ब्रिगेडियर उस्मान जैसा सम्मानित व्यक्ति वो इनसे सीधे सम्मानित, मैं कह रहा हूं हो भी तो आपको नाना दादा पर पहुंचना पड़ रहा है और आप उससे कह रहे हैं कि बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है। हाँ, प्रतिष्ठित परिवार था उनके जमाने में। आज की बात कीजिए ना, आज आप गए मुख्तार अंसारी के लिए। सवाल ये है कि दादा क्या थे, नाना क्या थे, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम चोर थे या नहीं थे, तुम अपराधी थे या नहीं थे? जिसकी मौत पर गया वो कौन था? वो वही कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी अपराधी था या नहीं था, कन्विक्टेड था या नहीं था? अखिलेश उनके 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 ये में गए हैं, उनके पैरोकार के रूप में गए हैं वहां पर। आप मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी के प्रोग्राम में आप वहां पर गए हैं, आप ब्रिगेडियर उस्मान के लिए वहां पर नहीं गए हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। दादे के लिए नहीं गए हैं, उनके सम्मान में वहां पर नहीं गए हैं, आप मुख्तार अंसारी के सम्मान में वहां पर गए हैं। यानी कि आप एक अपराधी के अपराध को सम्मानित करने के लिए आप गए हैं, जस्टिफाई करने के लिए दादा नाना याद आ रहे हैं। बिल्कुल। और अखिलेश यादव का अगर यह उदाहरण माना जाए तो अखिलेश यादव तो कल दाऊद इब्राहिम को भी सम्मानित मानेंगे। उसके पिता तो पुलिस में नौकरी करते थे, उसके दादा दाऊद इब्राहिम के तो सेना में डॉक्टर थे। तो क्या अखिलेश यादव दाऊद के दादाओं का जिक्र कर कर दाऊद इब्राहिम के गुनाहों को कम करेंगे? मुझे लग रहा है। और अखिलेश यादव ने जो आखिरी में बात बोली कि समाज में विभाजन करने की कोशिश की जा रही है, वोट बैंक की राजनीति, अखिलेश यादव ने अपने मन की बात बोल दी। आज वो जब मिलने गए हैं मुख्तार के परिवार से, तो ये बताना चाहते हैं कि समाज के अंदर ये मुसलमानों का जो वोट बैंक है वह समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहे। मुख्तार के भाई अफजल जिस तरीके से वहां से सांसद बने गाजीपुर से बसपा के टिकट पर, और अब जब 2024 का चुनाव वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं, तो जिस तरीके से मुख्तार के जनाजे में भीड़ आई थी, वैसी ही भीड़ 2024 के वोटिंग के दिन समाजवादी के पक्ष में वोटिंग करने आना चाहिए। आज अखिलेश यादव उस तबके को संदेश देने वोट शायद मिल जाएगा। वो तो हमने 1 घंटा यही चर्चा की ना कि मुसलमानों का आइकॉन कौन होना चाहिए, हीरो कौन होना चाहिए। मुख्तार अंसारी, ये तकलीफ है हमारे देश की कि वो बन जाता है। ये तो यही तो प्रॉब्लम है, इस पर हम लोगों ने बात की थी। लेकिन अखिलेश यादव जो बात आज कर रहे हैं, ये क्यों, उनको जरूरत क्या है इतना करने की? और मैं तो एक कदम आगे जाके और कहता हूं, आप कहेंगे भाई उनका उम्मीदवार है, मैंने भी कहा भाई उनके उम्मीदवार है उनके भाई उम्मीदवार। एक परिवार में सगा भाई जो है इतना बड़ा क्रिमिनल बन जाए, हत्या के आरोप उसके ऊपर लग जाए, एक नहीं दर्जनों हत्या के आरोप दुबे के फादर ने उनकी अंत्येष्टि में क्या भाई ने मना कर दिया? क्या भाई ने जो चुनाव लड़ रहे हैं अपने आप को कभी उस हत्यारे भाई से अलग किया, अपने आप को डिसोसिएट किया? मैं ये बता देता हूं आपको, नहीं किया ना कभी। अखिलेश क्यों कह रहे हैं?
भाई अखिलेश को तो दिक्कत ये है कि अखिलेश यादव की या उनकी पार्टी की पूरी राजनीति जो है वो मुसलमान और यादव इसी पे टिकी हुई है। तो अगर धर्म वो वैसे भी वोट कर रहा है, देखिए मैं कह रहा हूं क्यों इस आदमी को जो है प्रॉब्लम होगी, अभी प्रॉब्लम होगी, बढ़ा रहे हो। बीएसपी जो है सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स उतार रही है। अगर बीएसपी सारे मुस्लिम कैंडिडेट लगभग उतार रही है, लगभग बोल रहा हूं, तो इनको तो बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं कह रहा हूं मैं हर चीज मान सकता हूं, ये मजबूरी मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या मजबूरी है ऐसी कि आपको मुख्तार अंसारी को वैलिडेट करना पड़ा? हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि ये मजबूरी वही है जिसकी चर्चा हम लोग इसके पहले कर रहे थे। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मुख्तार अंसारी जैसों को अपने नेता के तौर पर देखता है। यही अखिलेश यादव थे जब मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव से सत्ता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी में अपराधियों को जगह नहीं होगी। अतीक और मुख्तार को उन्होंने मंच पर जगह देने से मना कर दिया था। यही शिवपाल यादव थे, समाजवादी सेकुलर मोर्चा बनाया था और बाकायदा उस वक्त यही मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोग उनके साथ खड़े दिख रहे थे। यही मुख्तार अंसारी थे जो मायावती के साथ जो भी मतलब वो शर्मनाक घटनाक्रम था वीवीआईपी गेस्ट हाउस में जो हुआ था, उसमें वो शामिल थे। उसके बावजूद अगर मुलायम सिंह यादव को लगा था कि वो उनको साथ रखते थे, मुसलमानों की राजनीति करते थे, मौलाना मुलायम कहलाते थे, कार सेवकों पर गोलियां चलाते थे, अखिलेश ने कहा था हम तो नई राजनीति करेंगे। आज फिर वो वहीं चले गए हैं। उनको लग रहा है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिले। उनको पूर्वांचल में वो सीटें क्या वो वैसे भी नहीं मिल रहा है? क्या मुसलमान का वोट अखिलेश को नहीं मिल रहा है? वैसे कहां जाएगा मुसलमान का वोट? लेकिन मुकाबला है ना। अगर अजय राय जिनके भाई की हत्या में ये व्यक्ति सीधे सीधे दोषी कहा गया, वो अगर अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं अब तो जो चला गया हिंदू धर्म में उसके खिलाफ बुरा नहीं कहते, तो फिर आप समझ रहे हैं ना कि राजनीति कहां तक चली गई। वोट के लिए किसी भी चीज को स्वीकार कर लेना ये भारतीय राजनीति में होता आया है, और मुस्लिम अपीजमेंट के मामले में तो ये बहुत खुलेआम होता है, बहुत भौंडे तरीके से होता है। अब ये जो बात हुई मुस्लिम वोट का बंटवारे का डर अखिलेश यादव को है। अच्छा, बसपा बहुत देर तक तो डोरमेंट पड़ी रही, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई उम्मीदवार लेट घोषित हुए, उसके बाद टूट करके सांसद सब चले गए, लेकिन कोई सभाएं नहीं हो रही थी। अब मायावती के जो भांजे हैं, भांजे हैं भतीजे, उन्होंने सभाएं करनी शुरू कर दी यूपी के अंदर जगह जगह जाकर के। तो मायावती कहना चाहिए बसपा एक्टिव हो गई है। देखिए, बीएसपी ने शुरू से ही कहा था कि भाई हम जमीन पे काम कर रहे हैं, और देखिएगा चुनाव के वक्त हम सारे कैंडिडेट्स देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये चीजें जो है, जैसा कि अभी कहा गया, ये समाजवादी पार्टी के लिए खतरे का, आने वाले खतरे का संकेत है। और इसीलिए देखिएगा कि मुस्लिम वोटों के लिए समाजवादी पार्टी और जो बीएसपी है, वो दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता चल पड़ी है। अब कौन इसमें जीतता है ये देखना होगा आने वाले दिनों में। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि अखिलेश यादव का ये पोस्चरिंग जो है और इस प्रकार की बातें करना पूर्वांचल में हिंदू वोटों को उतना ही तीव्रता के साथ पोलराइज करेगा। उतनी ही सघनता के साथ उसका ध्रुवीकरण होगा, क्योंकि हिंदू सोचना शुरू कर देता है। आप 2022 का चुनाव आप ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश का, जी ठीक, और उस समय भी अंसारी के बेटे और बाकी लोगों ने इस प्रकार की धमकी देनी शुरू कर दी थी, और एक सप्ताह के अंदर पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति का परिदृश्य बदल गया था। आप देखेंगे कि ऐसी चीजों से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बढ़ता है। ठीक है सर, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक व्यूअर का कमेंट आया मेरे पास, निशांत कह रहे हैं बसपा सिर्फ भाजपा को फायदा देगी, सपा के वोट काटेगी। यही हम बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव भी इस खतरे को पहचान गए। शायद यही मजबूरी है कि उनको जाना पड़ा मुख्तार अंसारी की मौत पर, उसके घर पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ बातें आपको जरूर आज सुननी चाहिए, और ये वाकई बड़े मजेदार डिस्कशन का मुद्दा है। 3 बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। एक, उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन तो नजर आ नहीं रहा चुनाव के अंदर, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं चुनाव लड़ रहे हैं क्या, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। एक बात। दूसरा, वो कह रहे हैं इनके नेता खुद कह रहे हैं कि हमारी पार्टी, हमारे लोग सुस्त हो गए हैं, सुस्त है कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन के लोग सुस्त हैं। किसने कही थी ये बात, क्यों प्रधानमंत्री ने कोट की? दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात प्रधानमंत्री ने एक भाई, वो बहुत दिलचस्प है, उन्होंने कहा मुझे दिल्ली में इंडिया गठबंधन के एक नेता ने बताया कि हमारा एक नेता ये जिद पकड़कर बैठ गया है कि मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करो, वरना तब तक मैं कोई सभा नहीं करूंगा।